सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सोचिए, आप आराम से अपनी बालकनी में सुबह उठकर पेपर पढ़ रहे हैं। पेपर पढ़ते पढ़ते तभी एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके के साथ आपको आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा आग का गुबार दिखाई देता है और वो आग का गुबार बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे वो आग का गोला बड़ा और विशाल होते जा रहा है और उसके बाद सब कुछ खत्म, शून्य, जीरो। कुछ ऐसा ही हो सकता है हम सभी के साथ, क्योंकि हम सभी उस परमाणु हथियार के इर्द गिर्द बसे हुए हैं जिसे कोई भी सरफरा बटन दबाते ही विस्फोट कर सकता है। सोचिए, अगर कोई दो देशों का युद्ध हो जाए और अगर दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हो और अगर किसी ने गलती से भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? पलक झपकते ही पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा, पर रहने वाले लोग, वहां के जीव जंतु सेकंड भर में ही मौत की नींद सो जाएंगे। भले ही आज हर देश अपने देश की रक्षा करने के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा, लेकिन आपको बता दें, यह आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। किसी भी देश का सिरफिरा नेता अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है और पलक झपकते ही वह दूसरे देश को तबाह कर सकता है। वैसे आपको बता दें, इस दुनिया में दो तरह के खतरनाक परमाणु हथियार हैं, जिसमें से एक का नाम है एटॉमिक बॉम्ब और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। और दोनों ही बम किसी भी देश को या इस पृथ्वी को नष्ट करने में, साफ करने के लिए पर्याप्त। चलिए जानते हैं कि कैसे ये खतरनाक बम काम करते हैं और ये मानव जाति के लिए कितने खतरनाक है। वैसे इस दुनिया में कई लोगों को लगता है कि एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब एक जैसे ही होते हैं। वैसे कुछ हद तक ये सही भी, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों को ही न्यूक्लियर हथियार माना जाता है, यानी कि परमाणु हथियार माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में बहुत अंतर है और इस अंतर को समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स को समझना होगा। आपको जानना होगा कि दोनों बम काम कैसे करते हैं। आपको बता दें कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि उसे विस्फोट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से काफी अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल हर तरफ फैल जाता है, जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा घातक भी होता है। देखा जाए तो एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों को ही विस्फोट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इन दोनों में एक विशेष तरह का अंतर होता है। आइए जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बम दोनों किस तरह से विस्फोट किए जाते हैं। सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं। यह बॉम्ब लंबा और गोल होता है और बिल्कुल एक टॉर्पीडो की तरह दिखाई देता है। अगर आप इसे गौर से देखें तो एक सिगार की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसका सबसे खतरनाक पार्ट होता है इसके अंदर, जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन को हासिल करने के लिए इस बम के अंदर न्यूक्लियाई और कई मटेरियल्स का फ्यूजन चेन रिएक्शन किया जाता है। इनके अलावा इस बम के अंदर ऐसे कई हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो विस्फोट करने में उसकी मदद करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को अक्सर परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है और आपने कभी न कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा। वैसे तो यूरेनियम 235 के अलावा यूरेनियम 238 और यूरेनियम 234 भी होते हैं, क्योंकि इनमें आइसोटोप्स की मात्रा अलग अलग मात्रा में होती है, यानी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा अलग अलग पाई जाती, इसलिए इन्हें अलग अलग नंबरों से पहचाना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे यूरेनियम 235 की, जो किसी भी परमाणु बम को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकता है। अक्सर परमाणु बमों में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक परमाणु बम के एक्सप्लोजन में अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसी यूरेनियम 235 में आइसोटोप्स की मात्रा कम से कम 80% तक होनी चाहिए। इसलिए एक न्यूक्लियर वेपन को बनाते वक्त उसमें पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बम बनाते वक्त अगर कोई भी चीज गलत हो गई तो हो सकता है इससे एक प्लूटोनियम बम बन जाए जिसका आइसोटोप 239 होगा। लेकिन आइसोटोप 239 इतनी आसानी से नहीं मिलता, यह हमारी पृथ्वी में बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है। आप अभी तक जान गए होंगे कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करता है और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बम को लॉन्च कैसे किया जाता है। एक परमाणु विस्फोट तब होता है जब यूरेनियम और इस तरह के कई मटेरियल को एक जगह पर मिलाया जाता है, जिसे हम क्रिटिकल मास भी कहते हैं। लेकिन एक ताकतवर विस्फोट के लिए सिर्फ एक क्रिटिकल मास काफी नहीं होता। एक ताकतवर विस्फोट के लिए आपको कम से कम 4 से 5 क्रिटिकल मासेस की जरूरत होती है। वैसे तो क्रिटिकल मास को कई तरीके से अचीव किया जा सकता है, लेकिन आज हम एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जिसे इम्प्लोसिव कहा जाता है। मान के चलिए
आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो एक छोटे से बॉल के शेप में है। उस बॉल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए सारे कंपोनेंट मौजूद हैं सिवाय क्रिटिकल मास के। तो इस क्रिटिकल मास को पाने के लिए हम बॉल के बाहर एक गाइडेड एक्सप्लोजन करेंगे। हम बॉल के बाहर एक एक्सप्लोजन करेंगे जिससे कि बम डेटोनेट हो जाए। डेटोनेट होने के बाद बॉल के अंदर की जगह सिकुड़ने लगेगी, यानी कि श्रिंक होने लगेगी, और फिर उस बॉल के अंदर रखा यूरेनियम तेजी से बढ़ने लगेगा और इससे एक परमाणु विस्फोट होगा। एटॉमिक बॉम्ब को तो आप समझ ही चुके हैं, अब बारी है हाइड्रोजन बॉम्ब की। चलिए जानते हैं कि आखिर हाइड्रोजन बॉम्ब में कैसे विस्फोट होता है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बॉम्ब में एनर्जी तब रिलीज होती है जब उसमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक ऐसा रिएक्शन होता है जो काफी तेज होता है और ये रिएक्शन होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की वजह से। हाइड्रोजन बॉम्ब का सबसे मेन सब्सटेंस होता है लिथियम हाइड्राइड, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता। इसलिए हाइड्रोजन बम को डेटोनेट करने के लिए एक ऐसे न्यूक्लियर डिवाइस की जरूरत होती है जिसे हम डेटोनेटर कहते हैं, और इस डेटोनेटर की वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और आपको एक बात बता दें, हाइड्रोजन बम में पावर की कोई सीमा नहीं होती। इसे जितना चाहे उतना ताकतवर बनाया जा सकता है, और इसे इतना ताकतवर बनाया जा सकता है कि ये एक झटके में किसी भी देश को आसानी से तबाह कर सकता है। अक्सर परमाणु बम की ताकत को जानने के लिए TNT बमों का इस्तेमाल किया जाता है। TNT बमों की एक निश्चित मात्रा उतनी ही एनर्जी पैदा करती है जितना कि एक परमाणु बम विस्फोट होने के बाद पैदा करता है। और आपको बता दें कि किसी भी परमाणु बम की ताकत को किलोटन और मेगाटन के हिसाब से नापा जाता है। आज के समय में अगर हम सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम की बात करें तो उसका नाम है त्सार बॉम्ब। एक ऐसा बम जिसकी ताकत 58.6 मेगाटन है। अगर आप इसकी ताकत को TNT बमों से तुलना करें तो इसके लिए आपको हजारों लाखों TNT बम्स को एक्सप्लोड करना पड़ेगा। इसके अलावा दो सबसे प्रसिद्ध परमाणु बम हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसे सबसे पहले 1945 में हिरोशिमा के शहर में गिराया गया था। अगर इन बमों की ताकत की बात की जाए तो इनकी ताकत 13 से 18 किलोटन TNT बमों के बराबर थी। 3 दिन के बाद नागासाकी में दूसरा बम गिराया गया था जिसकी ताकत 21 किलोटन TNT बमों के बराबर थी। इन दोनों बमों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में कितनी तबाही हुई थी यह आप बखूबी जानते हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। इन बमों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में काफी खतरनाक रेडिएशन फैला था जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि परमाणु बमों से निकलने वाले रेडिएशन 3 प्रकार के होते हैं जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। मान के चलिए अगर किसी जगह पर परमाणु हमला होता है तो अल्फा रेडिएशन किसी इंसान के लिए उतनी ज्यादा घातक नहीं होगी क्योंकि इंसान के कपड़े ही उसका बचाव कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बिना कपड़ों के इस रेडिएशन के करीब आ गया तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो जाएगा। इसके अलावा बीटा रेडिएशन अल्फा रेडिएशन से काफी ज्यादा घातक होते हैं। अगर कहीं पर परमाणु विस्फोट होता है तो उसके आसपास फैला बीटा रेडिएशन इंसानों को जला सकता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है। गामा रेडिएशन से हमें सिर्फ 2 ही चीजें बचा सकती हैं, एक है लेड और दूसरा कंक्रीट। अगर आप किसी कंक्रीट की दीवार के पीछे छुप जाएं तो हो सकता है आप गामा रेडिएशन से बच जाएं, क्योंकि गामा रेडिएशन जो है वो कंक्रीट और लीड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप इस रेडिएशन के घेरे में आ गए तो हो सकता है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए या शायद उससे भी घातक बीमारियां हो सकती। आज के समय में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनकी संख्या 15,000 के करीब है। मान के चलिए अगर किसी को इस पृथ्वी पर राज करना है तो क्या इन 15,000 परमाणु बमों को विस्फोट करके वो इस पृथ्वी पर राज कर पाएगा? मानकर चलते हैं कि हर एक बम की क्षमता 500 किलोटन के बराबर है। अगर इन सभी बमों को एक साथ रखें तो हमें एक सुपर बम हासिल होगा जिसकी कैपेसिटी 7,500 मेगा टन के बराबर होगी। यह उतनी ताकत होगी जो इस पृथ्वी को तबाह करने के लिए काफी है। देखा जाए तो परमाणु बम की ताकत का मुकाबला कोई और बम नहीं कर सकता, इसलिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के बाद परमाणु बमों का इस्तेमाल करने पर रोक लग चुकी है। लेकिन सोचिए अगर कोई सरफिरा इंसान इन बमों को डेटोनेट कर दे तो जाहिर है इस पृथ्वी का अंत निकट आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो कृपया इस वीडियो को देखकर भागे नहीं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें।